नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम आपको अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। वो भी इकोनॉमिक्स जो है वह आपके एग्जाम के दृष्टि से। आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक्स जो है वह आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए? टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी और एलटी के लिए जो है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के द्वारा यह दायित्व हमें सौंपा गया है कि आप अर्थशास्त्र विषय को लेकर बच्चों का मार्गदर्शन करें, चाहे वह एलटी का स्टूडेंट हो, चाहे वह टीजीटी का स्टूडेंट हो, चाहे वह पीजीटी का स्टूडेंट हो, चाहे वह डीएसएसबी का स्टूडेंट हो। तो ऐसे में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में। और सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में टीजीटी पीजीटी एलटी और डीएसएसबी का ये पाठ्यक्रम क्या है, क्या सिलेबस है और इसके लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। जी दोस्तों, इसके लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, इस बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही कैसे तैयारी करें जिससे कि पहली बार में ही हम लोग आप जो है क्वालिफाई कर जाए, आपको टीचर की जॉब मिल जाए, अध्यापक बन जाए। उसके लिए आपको आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु से आपको जुड़ना होगा। आपको आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के सदस्य बनना पड़ेगा। और जब हम एक दूसरे के लिए व्यवहारिक हो जाएंगे तब हमें और आप एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए, एक दूसरे का सहायता करते हुए हम लोग अपने ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे सिलेबस पर, आज हम लोग सबसे पहले जो है वह आपके टीजीटी पीजीटी और एलटी के हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो चर्चा है अर्थशास्त्र पर हम आपके सामने उपस्थित हुए अर्थशास्त्र को लेकर। अगर मैं बात करूं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में, अगर मैं देखता हूं सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट आते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान, आपका भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र। ये आपके सामाजिक विज्ञान में या टीजीटी के लिए या आपके, हमने आपसे बताया यह किसके लिए, अब सामाजिक विज्ञान में ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। अब इसी चारों में अगर हम बात करते हैं टीजीटी में, तो टीजीटी के लिए आप जो योग्य होंगे, आप एलिजिबल जो होंगे, योग्य या आपकी जो आप जो एलिजिबल होंगे, इनमें से 2 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपका 2 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसी भी 2 सब्जेक्ट का। किसमें? यूजी में, अंडर ग्रेजुएट में आपका 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड अनिवार्य है।
तब आप जाकर टीजीटी में, किसी भी टीजीटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और पीजीटी के लिए अगर बात की जाए, यूपी पीजीटी के लिए आपका जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं उससे आप क्या हो, पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट है। अभी इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, अभी बीएड नहीं, लेकिन आशंका जताया जा रहा है जल्द ही यूपी पीजीटी में भी पीजी के साथ बीएड लागू कर दिया जाएगा। जो भी होगा अभी भविष्य है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अभी जो व्यवस्था हुआ हमने आप इसी सामाजिक विज्ञान में एक सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, और ये बहुत कम ही लोग लेते हैं क्योंकि यह इकोनॉमिक्स उनको बड़ा टफ पड़ता है। ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं ये बहुत जो है वह कठिन सब्जेक्ट है, बहुत जो है कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं मानता हूं इससे सरल सब्जेक्ट कोई नहीं होता है, इससे सरल सब्जेक्ट कोई नहीं होता, क्योंकि यह पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। जो सब्जेक्ट पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है वह सबसे इजी माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक तब होता है, यह क्या होता है, विजुअल होता है, दिखाई देता है, इसमें जो भी परिवर्तन होता है वह दिखाई देता है, वह दिखाई देता है। इसलिए अर्थव्यवस्था जो है वह सबसे सरल माना जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए यहां पर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट है, उससे सबसे कठिन विषयों में जो अर्थशास्त्र को रखते हैं। क्यों? उनके पीछे कारण है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था को वह रटते हैं, उनके व्यवहारिक समझ नहीं होता, या हो सकता है उनको कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला अध्यापक ना मिला हो, इसलिए उनको इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र कठिन लगता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, अगर जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी तो आज पहला क्लास है, हम लोग सिलेबस पर चर्चा करें, लेकिन जब फ्रेंड्स हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको एकदम इसी में रुचि, इसमें इतना मग्न हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट भूल जाएंगे और कहेंगे सर टीजीटी के लिए अब हमें दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। वह क्यों? क्योंकि यह विजुअल दिखाई देता। अगर महंगाई बढ़ रही है तो वही विजुअल है, अगर किसी भी सामान की कीमत में वृद्धि हो रही है वह सच्चाई है, सत्य, वह आपको दिखाई भी दे रहा है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही वह तो आपको दिखाई दे रहा है मित्र। अब आते हैं सिलेबस पर। तो टीजीटी पीजीटी के जो पाठ्यक्रम है, टीजीटी पीजीटी के मैं बात करूं अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के, अर्थशास्त्र के मैं पाठ्यक्रम की बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा, पाठ्यक्रम सिलेबस। तो पाठ्यक्रम सिलेबस की मैं बात करूंगा। अब देखिएगा सभी चीजें जो है आयोग के द्वारा जिस शब्दों में लिखा होता है उसी शब्दों में बता दिया जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं करें, हम अपने शब्दों में हम लोग कैसे पढ़ना है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पहले नंबर पर चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। दूसरा जो है हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरे पर आते हैं हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें सबसे पहला जो चर्चा करेंगे हम लोग दोस्तों
वह अगर हम पहला की चर्चा बात किया जाए, मांग का सिद्धांत, क्या चर्चा करेंगे इसमें जो है वह मांग का सिद्धांत। मांग के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग, इसी मांग के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग उपभोग का सिद्धांत की चर्चा करेंगे। किसका? उपभोग का सिद्धांत। तो उपभोग के सिद्धांत की हम लोग चर्चा करेंगे। उपभोग के सिद्धांत की चर्चा जो है, तो मांग का सिद्धांत जो है, उपभोग के सिद्धांत। अब बात करें दूसरा जो है उत्पादन का सिद्धांत। जी हां दोस्तों, किसका? उत्पादन का सिद्धांत। और उत्पादन के सिद्धांत में, उत्पादन का सिद्धांत दूसरा हम जो चर्चा करेंगे, उत्पादन का सिद्धांत। जी हां दोस्तों, उत्पादन का सिद्धांत। तो उत्पादन के सिद्धांत में मित्र हम लोग जो चर्चा करेंगे वह किसका? लागत का सिद्धांत और बाजार का सिद्धांत। उत्पादन के तो लागत का सिद्धांत, तो इसमें जो है हम लोग लागत के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, साथ ही में बाजार का सिद्धांत। किसकी चर्चा किया जाएगा? बाजार का सिद्धांत। तो देखा गया व्यष्टि अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग का सिद्धांत, उपभोग के मांग के सिद्धांत के अंतर्गत ही हम लोग उपभोग के सिद्धांत, कंज्यूमर थ्योरी का तो हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। उत्पादन के सिद्धांत के आधार पर हम क्या करेंगे? लागत, जो उत्पादन हो रहा है उसके अंतर्गत लागत के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। बाजार के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, बाजार के सिद्धांत की। इसके बाद हम लोग तीसरे पर आते हैं, वितरण। तीसरे पर आते हैं वितरण का सिद्धांत। तीसरे पर हम लोग आते हैं मित्र वितरण का सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भूमि, श्रम, पूंजी। पहले तो भूमि, श्रम, पूंजी। तो भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये वितरण के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वितरण के सिद्धांत पर भूमि, श्रम, पूंजी और साहस की चर्चा करेंगे। अब बात किया जाए भूमि में, हम लोग लगान के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इसमें भूमि में हम लोग लगान, तो लगान के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। लगान की सिद्धांत, तो लगान के सिद्धांत की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसी लगान के सिद्धांत को जो है प्रोफेसर रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर रिकार्डो। तो यहीं पर प्रोफेसर रिकार्डो की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहीं पर हम लोग प्रोफेसर रिकार्डो की चर्चा करेंगे। श्रम जो है वह मजदूरी से संबंधित है। श्रम जो है मजदूरी का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं साहस, पूंजी में। तो यहां पर हम लोग जब पूंजी की चर्चा करेंगे तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे ब्याज का सिद्धांत। ब्याज के सिद्धांत, यहां पर किसकी चर्चा करेंगे? ब्याज के सिद्धांत। और आप जो है आयोग के सिलेबस से मिला लेना मित्रों, आप आयोग के सिलेबस से मिला लेना, सारे चीजें सेम मिलेंगी, एकदम अलग कोई भी चीज नहीं मिलेगा, एकदम अलग कोई भी चीज नहीं मिलेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि यह हमारे तरीके से, हम रटा रटाया आयोग की तरफ से नहीं। तो यह हमने जो वहां पर बात किया, यहां पर आएगा साहस में लाभ का सिद्धांत। क्या आता मित्र? लाभ का सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पहला पॉइंट देखा गया मांग का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम लोग उपभोग के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत लागत का सिद्धांत और बाजार के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भूमि जो है, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस से होता है, साहस का सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत हम लगान का सिद्धांत देखेंगे। और लगान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर रिकार्डो के द्वारा दिया गया।
अब जो श्रम है, जो मजदूरी का सिद्धांत है, पूंजी किससे संबंधित होती है, ब्याज के सिद्धांत से, और साहस जो है वह लाभ के सिद्धांत। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ना पड़ेगा, संतुलन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, ठीक है, संतुलन का सिद्धांत। नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा संतुलन का सिद्धांत। तो ये संतुलन का सिद्धांत किसके अंतर्गत आ रहा है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत संतुलन का सिद्धांत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, व्यष्टि, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम बात करेंगे जो तीसरा टॉपिक है, तीसरे टॉपिक की जो हम चर्चा करेंगे वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें कौन आगे बताया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, मुद्रा एंड बैंकिंग। चौथे नंबर पर आएगा मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। और जो है यहां से प्रश्न बनते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग से प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां तक हो गया मित्र। अब हम आपसे कहें कि संतुलन का सिद्धांत और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, ये क्या, व्यष्टि, सॉरी समष्टि, ये समष्टि होगा, सॉरी ये गलत हमने लिख दिया, ये समष्टि, व्यष्टि हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ठीक है, चलिएगा, ये होगा समष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी गलत था, अंग्रेजी सही था, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। अब मुद्रा एवं बैंकिंग हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके टॉपिक है, वह है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सॉरी चलिएगा। अब इसी में देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बाजार का सिद्धांत बात किया जाए, इसी में देखेंगे अवसर का सिद्धांत। जी हां दोस्तों, अवसर का सिद्धांत, इसी में हम लोग चर्चा करेंगे अवसर का सिद्धांत। इसी में हम लोग चर्चा करेंगे विनिमय दर की चर्चा करेंगे। इसी में हम बात करेंगे विनिमय दर एवं ट्रेड की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे। इसी में भुगतान संतुलन की बात किया जाएगा, भुगतान संतुलन। और इसी में अंतरराष्ट्रीय
इसी में हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की, जैसे WTO का हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद ब्रिक्स की हम लोग बात करें, ब्रिक्स की। इसके बाद अगर हम बात करें शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन। यूरोपीय संघ का चर्चा करेंगे, यूरोपीय संघ का। इसके बाद हम बात करेंगे IMF, विश्व बैंक इत्यादि की चर्चा हम इसी टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। जी हां दोस्तों, अब हम बात किया जाए छठा जो टॉपिक होता है वह होता छठा टॉपिक लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। छठा जो टॉपिक है लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। यहां से प्रश्न हर साल बनते ही बनते हैं और काफी प्रश्न बनते हैं। अब हम आपसे बात करें लोक वित्त में, हम इसी में बजट की चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। इसी में हम राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की भी चर्चा करेंगे, समेकन की भी चर्चा करेंगे। हम इसी में घाटे की भी चर्चा करेंगे और इसी में बात किया जाए 15वें वित्त आयोग के भी हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो 15वें वित्त आयोग की चर्चा भी हम लोग इसी में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो 15वें वित्त आयोग की चर्चा हम लोग इसी में करेंगे। तो अगर हम बात किया जाए और इसी में अगर हम बात किया जाए जो टैक्सेशन होता है, जो कर होते हैं, टैक्सेशन, जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम कर प्रणाली है, टैक्सेशन सिस्टम कर प्रणाली है, इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो सारे टॉपिक जो है हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक की चर्चा हम लोग इसी में करेंगे दोस्त। ठीक, तो कर प्रणाली की चर्चा हम लोग इसी में करेंगे। लोक वित्त 5। अब हम बात करते हैं, अब जैसे टैक्सेशन प्रणाली, एक एग्जांपल लेते हैं जो टैक्सेशन प्रणाली है, जो भारत में टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम जो है वह हम आपसे बात करते हैं। चलिएगा, तो अगर टैक्सेशन सिस्टम की बात किया जाए, टैक्सेशन सिस्टम भारत में, अगर टैक्सेशन सिस्टम की मैं बात करूं तो भारत में जो टैक्सेशन सिस्टम है वह केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी टैक्स लगाया जाता है। अब किस पर टैक्स लगाया जाता है ये आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। इनके द्वारा भी टैक्स लगाया जाता है, इनके द्वारा भी टैक्स लगाया जाता है। अब इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा भी प्रत्यक्ष टैक्स, डायरेक्ट कर और अप्रत्यक्ष, ये दो प्रणाली है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इनके द्वारा भी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर
ठीक है, अब क्या होता है आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विधिवत। ठीक मित्र, अब हम बात किया जाए, अभी सुना गया हाल ही में, हम एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ा कैसे जाए। अब तो हमें समझ में आ गया ये सिलेबस हो गया। अब सिलेबस की बात हम बात करेंगे, हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अभी आप सुने होंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में क्या किया गया, एक्साइज ड्यूटी जो है रिड्यूस किया गया। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है, वह रिड्यूस किया गया सेंट्रल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है रिड्यूस की गई। ठीक, अब हम आपसे बात करूं इसके पीछे जो है वह रीजन क्या है। उसके पीछे इस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रिड्यूस करने, कमी करने के पीछे केंद्र सरकार का कारण क्या है। अगर बात किया जाए और कितना किया गया, अगर हम बात करते हैं डीजल पर, डीजल और पेट्रोल पर, तो डीजल पर अगर बात किया जाए वह 7 रुपए किया गया और डीजल पर 9 रुपया 50 पैसे और पेट्रोल पर 7 रुपए जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा रिड्यूस किया गया। बहुत ज्यादा हम आज चर्चा नहीं करेंगे मित्र, लेकिन इतना आपको जरूर बताएंगे कि हम लोग पढ़े कैसे, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या होता है। इसके पहले, और हम जानते हैं जो इन्फ्लेशन को मापा जाता है, इन्फ्लेशन को मापा जाता है, भारत में मुख्यतः कई प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मूल्य माना जाता है वह है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है होल प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो वास्तविक इन्फ्लेशन निकलता है, वास्तविक इन्फ्लेशन, तो जो एक्चुअल इन्फ्लेशन मापा जाता है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, वह हम आपको बताएंगे वह कैसे होता है। अब बात किया जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें, और एक होता है नॉर्मल या नॉर्मलाइज्ड इन्फ्लेशन। तो भारत में जो नॉर्मलाइज्ड इन्फ्लेशन है इसी को बोलते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन, इसी को बोला जाता है टारगेटेड इन्फ्लेशन, टारगेटेड इन्फ्लेशन बोला जाता है। और ये टारगेटेड इन्फ्लेशन जो है इससे हिंदी में बोलते हैं लक्षित मुद्रास्फीति या लक्ष्य मुद्रास्फीति। तो ये जो लक्षित मुद्रास्फीति होती है यह बताया गया उर्जित पटेल के समिति के अनुसार कितना बताया गया है कि अगर बात किया जाए 4 ±2%, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट के लिए मैं बात करूं तो मार्केट के लिए अगर जो है वह सामान्य कितना रह गया 4+, और न्यूनतम जो होना चाहिए प्लस माइनस जो है न्यूनतम 2% जो है इन्फ्लेशन मार्केट में होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वह अधिकतम जो है वह कितना होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 4% टोटल कितना होगा 6%, अधिकतम जो है 6% से अधिक नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम जो है 4% से 2% से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक हुआ और अगर इससे कम हुआ तो मार्केट पर जो है वह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और दोनों दशाओं पर जो है वह मार्केट पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हां दोस्तों, तो मार्केट पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब सोचिएगा अगर हम बात करते हैं दोनों इन्फ्लेशन की, सीपीआई की जो इन्फ्लेशन है 7 दशमलव, अभी बात किया जाए पिछले
अप्रैल की जो डाटा है, तो सीपीआई पर जो इन्फ्लेशन है 7.74% है। और अगर बात किया जाए डब्ल्यूपीआई के द्वारा जो है इन्फ्लेशन जो है, या इन्फ्लेशन है, और डब्ल्यूपीआई के द्वारा जो है वह 15.08% जो इन्फ्लेशन है। अब सोचिएगा, हमने कहा कि जो कितना होना चाहिए, वह मैक्सिमम 6% होना चाहिए। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों जो है इन्फ्लेशन जो है वह हमारे नॉर्मलाइज इन्फ्लेशन से बहुत अधिक हो गए। अब जिसके कारण हमारे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, अर्थात अब बाजार पर क्या बढ़ेगा, महंगाई की मार होगी। महंगाई में क्या होती है, वृद्धि होती। ये सारे चीजें आगे हम आपको बताएंगे। आज थोड़ा सा यही हमने आपको बता दिया ये क्या होता है, कैसे होता है। अब हम समझेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों कम कर किएगा, एक ही लेक्चर में नहीं हो पाए। अब आते हैं हम लोग कुछ बुक पर। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं कुछ बुकों पर, कुछ बुक की हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे तो आप लोग को मार्केट में हर सब्जेक्ट के लिए हर बुक मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ जो है वह 4 बुक लेनी है। 4 बुक से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 4 बुक से आपका सिलेक्शन और हमारे नोट्स से जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उससे सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा मित्र। अगर बात किया जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए अगर हिंदी मीडियम की मैं बात करूं, तो अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, इसके लिए जो हम आपको सजेस्ट बुक करेंगे एस.एन. लाल जी का, हिंदी में एस.एन. लाल। ये किसके मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। यह जो है वह हिंदी मीडियम के, और इंग्लिश मीडियम के लिए आहूजा की आपके इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। तो पहला बुक जो है, इसके अलावा तो आपको 10 बुक लेने से तो अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ जाइए, तो आपका सिलेक्शन, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है समष्टि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मैं बात करूंगा। समष्टि अर्थशास्त्र के, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूंगा। इसके लिए जो हम सजेस्ट करेंगे वो भी एस.एन. लाल का ही, हिंदी मीडियम जो है वह एस.एन. लाल का ही, इंग्लिश मीडियम जो है आहूजा साहब के। अब जो है तीसरा जो बुक है इंडियन अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी के लिए सुंदर एवं दत्त एवं सुंदर, तो आप किसको लेना है, दत्त एवं सुंदर को लेना है, दत्त एवं सुंदरम, दत्त एवं सुंदर। हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। अगर दत्त एवं सुंदर ना मिले तो तब आप जो है आप फॉलो कर सकते हैं, अगर ना मिले तो तब फॉलो कर सकते हैं। मिश्रा एंड पुरी का नाम आप लोग सुने होंगे, उनका ले सकते हैं। अगर ये भी आपको नाम मार्केट में मिले तब आप 3rd नंबर पर प्रयोग करेंगे रमेश सिंह का, ठीक। अब भारत की एग्रीकल्चर कैसे होगी, ट्रेड क्या है, इन सब, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक, पॉवर्टी क्या, इन सब की चर्चा अगर बात की जाए। अब हम बात करते हैं, ठीक, अब हम आपकी बात करें आर्थिक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण की। एक बुक और आपको लेना होगा, आर्थिक सर्वेक्षण एवं आर्थिक
सर्वेक्षण एवं विश्लेषण की, आर्थिक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो किसकी बुक, एस.एन. लाल की आपको लेनी है। ठीक है, इसके साथ अगर हम आपसे बात करें, इसके साथ अगर आपसे बात करें, ये 4 बुक आप ले लेंगे तो 100% जो है आपका सिलेक्शन जो है 100%। और साथ ही में अगर बात किया जाए हमारा नोट्स रहेगा, हमारा नोट्स और जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपका प्रैक्टिस सेट, और इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपको सफलता 100% मिलेगी। तो आपको सफलता 100% मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो सफलता है वह 100% मिलेगी। जी दोस्तों, अगर हम बात करें यहीं से, अब थ्योरी की अगर बात किया जाए तो इन सारे चीजों की जब पढ़ने के बाद हम लोगों का जो मार्गदर्शन, जैसे हमने आपसे कहा, इन 4 बुकों के अलावा जो है आपको कोई भी चीज फॉलो नहीं करना होगा, आपको कोई भी चीज फॉलो नहीं करना होगा मित्रों। बस ये 4 किताब प्लस हमारे नोट्स होंगे और हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे उसी में से 100% जो है आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा से कि आप अगर पूछेंगे टीजीटी और पीजीटी में दोनों की मैं बात कर रहा हूं, यूपी टीजीटी और पीजीटी की मैं आपसे बात करूं तो यूपी टीजीटी में जो है आपके 63 क्वेश्चन आएंगे और पीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से 63 क्वेश्चन आते हैं और यहां से 125, तो आपका हुबहू जो मिलेगा लगभग 55 प्लस क्वेश्चन जो है आपको हमारे जो पढ़ाए जाएंगे, जो नोट्स होंगे, नोट्स प्लस हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उससे 100% जो है वह 55 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स से ही मिलेंगे, हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। और 125 में से 115 प्लस जो क्वेश्चन होंगे वह हमारे नोट्स, और ये गारंटी के साथ कहता हूं, और प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट। तो 100% 115 क्वेश्चन। और हम हरदम आपसे बोलते हैं कि इस समय मैं आरबीएस क्लासेज द परीक्षा गुरु के मंच से बोल रहा हूं। जी, द परीक्षा गुरु के मंच से मैं बोल रहा हूं। 100% इससे कम आपके क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं आएंगे। 100%। बस आपको जो है एक बार विश्वास जो है बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी को आपने अवसर दिया है। एक बार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु से आप जुड़िए, आप इस संस्थान पर विश्वास कीजिए, आप इसका एक सदस्य बनिए, परिवार का हिस्सा बनिए। दोस्तों, आप देखेंगे यह परिवार जो है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु जो परिवार है, आपको आपके ऊंचाइयों तक, आपके जो उद्देश्य होंगे वहां तक पहुंचाने में समर्थ है। तो दोस्तों, आज यहीं पर रोकते हैं क्लास को। अब आगाज होगा कल से जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, पहला ही, क्योंकि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है, कल हमारा जो टॉपिक होगा इन्फ्लेशन, कल जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों इन्फ्लेशन होगा। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा, सारे बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो ये कैसे जुड़ा जाएगा, हम लोग एक दूसरे का 2-4 डेमो वीडियो दोस्तों देखो, विश्वास होने के बाद पहले मूल्यांकन कर लो, समीक्षा कर लो। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में जो अध्यापक हैं, जो आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनकी योग्यताएं कैसे, पढ़ाने के तौर तरीके क्या है, क्या कंटेंट है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तभी आप जो है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु से जुड़िए, अन्यथा मत जुड़िए। जब तक आप जो है एकदम, जब तक आप
संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक मत जुड़िए। हम एकदम साफ कहते दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसीलिए मैं साफ कहता हूं कि आप जो है पहले एकदम देख लीजिए कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी समस्याएं, उन समस्याओं में समाधान करने में क्या आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक गण है, क्या हमारे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, और अगर आपको लगता है कि आरबीएस क्लासेस के द परीक्षा गुरु के जो शिक्षकगण हैं, जो अध्यापक हैं, आपकी समस्याओं को समाधान करने में सक्षम है, तो आप बेहतर जो एक परिवार के सदस्य के रूप में आपका स्वागत करता हूं मैं इंजीनियर सुनील कुमार कि आप इस परिवार से जुड़िए और आप यह परिवार कभी आपको निराश नहीं करेगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, कभी यह परिवार निराश आपको नहीं करेगा। इसी के साथ हम रोकते हैं, कल नए आगाज के साथ मुद्रास्फीति से मिलते हैं, हम लोग रूबरू होंगे कल। आज यही क्लास को रोकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।